लोग शादी से नहीं घबराते, मगर शादी के थोड़े टाइम बाद होने वाले प्रॉब्लम से जरूर घबराते हैं। हमारे पास राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ मैरिज ही एग्जिस्ट नहीं करती। डिवोर्स का प्रोसेस ओनली बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इंक्लूड। हाउ टू एक्चुअली डील विद दोस प्रॉब्लम्स। देखिए, मैरिज ना दो लोगों का इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन दो लोग एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं। लव मैरिजेस वाले लोग भी आते हैं कि हमारे तो 8-8 साल के रिलेशनशिप है, लेकिन जब आप उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछो उनको वो नहीं पता होता। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ अ कपल। हम पैदा ही होते हैं बॉलीवुड ड्रामास देख के या फिर वो मूवीज देख के। औरतों को पता ही नहीं है कि क्या होना है, क्या एक्सपेक्टेड है। लोग शादी से नहीं घबराते, मगर शादी के थोड़े टाइम बाद होने वाले प्रॉब्लम से ज़रूर घबराते हैं। वो प्रॉब्लम्स, वो मसले मसाइल कहाँ से आते हैं, क्यों होते हैं, इनकी वजह क्या होती है, आज हम उन्हीं मसले मसाइल पे बात करने वाले हैं एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट आमना अलाउद्दीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आमना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है शादी से रिलेटेड। शादी पे तो हमने बहुत सारी बात कर ली है, बट होता ये है कि कुछ टाइम गुजरता है, कुछ अरसा गुजरता है, तो कपल्स के बीच में, फैमिलीज़ में थोड़ी अनबन शुरू हो जाती है। और मैरिज जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट है, एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप है, उसका एसेंस हमें लगता है कि थोड़ा कहीं गायब होता जा रहा है। Which problems do you think are very common these days in young couples and even old couples जो by time लोगों के बीच में शुरू हो जाती हैं? तुम्हें कौन से मसले ज़्यादा दिखने को मिलते हैं? थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें ना बिनिश, कि हमारे पास राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ मैरिज ही एग्जिस्ट नहीं करती। मैरिज की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हमारे आइडियाज़ ऑफ मैरिज बहुत डिफरेंट हैं। हमें कभी भी रियलिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड द कमिटमेंट इट रिक्वायर्स उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। हम फोर्स ज़रूर करते हैं कि शादी करनी चाहिए, और शादी और बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, पर हम में से कोई किसी को नहीं बताता कि इस इंस्टीट्यूट के अपने एक कंस्ट्रक्ट है, उसको फॉलो करना है, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है जो आपको चलानी है। जब हमें पता होता है हमें स्कूल मैट्रिक तक गुजारना है या ओ लेवल ए लेवल तक गुजारना है, आपको पता होता है क्या राइट सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है आपकी एजुकेशन से। आपके पास मैरिज की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पहला ही रीज़न ये बनता है। दूसरा, जब आपके पास एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना, तो आपके पास टॉलरेंस ही नहीं होती। जब मुझे पता ही नहीं है कि मैरिज क्या लेकर आ सकती है, इन अ गुड और अ बैड वे, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कैसे होंगी। जब मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगी, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, तो आप टॉलरेंस ही नहीं डेवलप करते उसकी। आपको आइडिया ही नहीं है मैं किस चीज़ में स्टेप इन कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए टॉलरेंस बनाऊँ। दिस इज़ अनदर रीज़न। थर्ड फोर्थ रीजंस कैन बी अलॉट ऑफ रीजंस। ऑफ कोर्स हर मैरिज का एक अलग रीज़न हो सकता है जिसमें अब्यूज़ आ जाता है, वायलेंस आ जाती है, फैमिली का पार्ट बहुत ज़्यादा प्ले होता है, मनी बिकम्स अ लॉट ऑफ बिग इशू, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इशू होता है। आप देखते हैं कि पार्टनर्स के बीच में सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सेफ्टी ही नहीं है, तो वो रिलेशनशिप आगे ग्रो कैसा होगा। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि हम यंग कपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे तुमने टॉलरेंस की बात की, हम कहते हैं आजकल के बच्चों में आजकल तो सब्र ही नहीं है, टॉलरेंस ही नहीं है। What other modern days, modern मसले you are getting to see, because obviously you at clinic deal with so many issues और आप regular basis पे couples पे deal कर रही होती हैं। अगर मैं मॉडर्न इश्यूज़ के बारे में बात करूं, मुझे लगता है ये इश्यूज़ पुराने ही हैं। ये सरफेस पे हमारे जनरेशन में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आजकल की जनरेशन में देख रहे हैं वो दो हैं, एक चीटिंग, दूसरा मनी। दीज आर टू थिंग्स। और चीटिंग को आई वुड डिस्क्राइब मिसट्रस्ट। आप जब मिसट्रस्ट आपके रिलेशनशिप का पार्ट बन गया है कि आपने स्नीकिंग इन शुरू कर दी है, आपको पता है वो कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता, ये जो सवालात, पैरानोया पार्ट बन जाता है आपकी मैरिज का, जिसके रीजंस होते हैं बहुत सारे। एक ये, दिस इज़ अ मॉडर्न प्रॉब्लम जो हमारी जनरेशन की मोस्ट ऑफ द मैरिजेस गो थ्रू करती हैं। दूसरा, मनी इशू, क्योंकि अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी डिसाइडेड ही नहीं है। कुछ हाउस होल्ड्स हैं मॉडर्न जो चलते हैं 50-50 पे, कुछ चलते हैं अभी भी 80-20 पे, कुछ चलते हैं कि नहीं यू विल अर्न, माई मनी इज़ माई मनी। हमारे पास कोई राइट मॉड्यूल नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर हम कहें ये ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि
सब अपने अपने तरीके से अपने हाउस होल्ड को चला रहे हैं, लेकिन मनी डज बिकम अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशंस ऑल्सो, ऑफ डिवोर्सेज ऑल्सो। आई थिंक ये दो मेन रीजंस हैं जो आपको बहुत आजकल, मुझे अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत वन वे और दी अदर दिस इज सीन इन द प्रैक्टिस कि अगर आप मैरिज काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं या मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें से एक ये मसला मौजूद होता है with having other issues. So these are very two prominent reasons. But I think these problems are because of the two individuals. Are there any other problems which are due to the third party intervention? मेरे दिमाग में एक ऑलरेडी कपल है जो कि अभी भी दे गोइंग थ्रू डिवोर्स का प्रोसेस ओनली बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। उनमें इन दोनों का आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है। व्हेन दे सिट इन द कपल सेशन दे कांट कम अप विद वन रीज़न जो कि उनको एक दूसरे का बुरा लगता है। इट इज़ ऑल अबाउट द फैमिली। देखिए मैरिज ना दो लोगों का इंस्टीट्यूट होता है, लेकिन दो लोग एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, राइट? सो ये बात समझना बहुत ज़रूरी होती है कि इट इज़ नॉट माई फाइट एंड माई फैमिलीज फाइट एंड योर फैमिलीज फाइट। इट इज़ अबाउट आवर प्रॉब्लम एंड द थर्ड पार्टी। तो हमें दो लोगों को एक साथ मिलके एक प्रॉब्लम से डील करना था, ना कि ये तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है और ये मेरे घर की प्रॉब्लम है तो इसमें तुम ऐसे करो और मैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। दूसरा, अगर हम रिलीजियसली भी देखें, हम एक्सपेक्टेशन देखें, तो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे लगता है उसकी क्लैरिटी हमने खो दी है, स्पेशली इन आवर देसी सोसाइटीज। बिल्कुल खो दी है। हम जितने मॉडर्न हो जाएं, हमारे पास एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हो रही है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 50-50 फाइनेंस पे चलेंगे, पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस 50-50 के बाद भी तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की। ऐसा नहीं हो सकता। ये तब हो सकता है कि ठीक है, बिल्कुल। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं ये नहीं करना चाहती या वो ये नहीं करना चाहते। इट इज़ अबाउट कि आप एक्सपेक्टेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मैनेजमेंट ऑफ हाउस कर लें, अगर वो काम कर रही हैं आप मैनेजमेंट ऑफ हाउस कर लें, लेकिन वो काम भी करें, मैनेजमेंट ऑफ हाउस भी हो रही हो, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि वो खुश नहीं है, वो ये नहीं है। आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक आइडियाज़ हैं जिनको अब मैरिज से पहले उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। हमें ये बात अपने बच्चों से डिस्कस करने की ज़रूरत है कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कौन सी डायनामिक है जो हम देखेंगे आगे शादी में, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकें। बिल्कुल एग्जैक्टली यार, यही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट तो जिंदगी का हिस्सा है। कॉन्फ्लिक्ट के बगैर क्या लाइफ है? बट where is the actual problem coming from? We don't have conflict management. So Amna, what do you think कि ये conflict management is a very important life skill जो मुझे अब सुनने से लग रहा है कि ये तो सीखना ज़रूरी है। So how to actually deal with those problems कि वो problems जो हैं फिर वो एक horrific result पे end ना हो और एक proper उसका solution पहले ही निकला है। देखिए, दो चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है इसके अलावा हम इसका हल निकाल नहीं सकते। इसके एक तो शादी से पहले जैसे हम प्रिपेयर करते हैं लड़की को, ओ तुम्हें ये भी आना चाहिए, तुम्हें ये भी आना चाहिए, तुम्हारे कपड़े इस तरह, हम सालों पहले उसके कपड़े, जूते, उसकी चीज़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं। आई थिंक सो कम अज़ कम प्रायर टू 1 ईयर और 6 मंथ्स पहले अगर हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात कर लें तो दिस कैन बी वेरी वेरी गुड प्रिडिक्टर ऑफ द रिलेशनशिप बीइंग सक्सेसफुल। एक और इस पे वेस्टर्न कल्चर्स तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब आई थिंक हमारे कल्चर्स में बात होना शुरू हुई है, पर अभी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत ज़्यादा प्री मैरिटल। हमें लगता है अभी क्या ज़रूरत है, या हमारी तो लव मैरिज है तो हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी की काउंसलिंग की। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहे वो लव मैरिजेस हों या वो अरेंज मैरिजेस हों, या आप उनको बचपन से जानते हो या वो कज़न मैरिजेस हों, आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अलॉन्ग विद प्री मैरिटल काउंसलिंग आई वुड सजेस्ट कि इंडिविजुअल नॉलेज एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप खुद खुश नहीं है ना, अगर आपका रीज़न ऑफ मैरिज इज़ ओनली डेस्पिरेशन, then you need to understand desperation is a killer of every relationship. आमना, तुमने प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात की, बट स्टिल आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज रियली एलियनेटेड इन आवर सोसाइटी एंड पीपल एक्चुअली, मुझे लग रहा है, सीखना ही नहीं चाहते। तो प्री मैरिज काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज इट? एक तो हम सबसे पहले सेट कराते हैं उनके रीजंस, और हम दोनों पार्टनर्स को बिठा के हम बात करते हैं कि आपके रीजंस क्या हैं और आपके रीजंस क्या हैं, और हम उनके रीजंस को अलाइन करते हैं। देखें, अगर मेरा रीज़न सिर्फ औलाद है शादी करने का, किसी और का रीज़न कंपेनियनशिप है, आपके रीजंस ही अलग हैं, आप कैसे एक सफ़र को साथ गुजार सकते हैं? तो सबसे पहले हम सेट करते हैं राइट एक्सपेक्टेशंस, राइट रीजंस। फिर हम इनको वॉक थ्रू कराते हैं। दो अलग लोगों की जब लाइफ टुगेदर होती है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो होती है लव लैंग्वेज एंड कॉन्फ्लिक्ट लैंग्वेज। तो हम उनको अवेयर कराते हैं कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको खुश करना चाहती हूँ तो मैं अपनी लव लैंग्वेज से नहीं आऊँगी, मैं आपकी लव लैंग्वेज से आऊँगी।
दिस इज़ वन क्रूशल पॉइंट बिनिश। इसमें क्या होता है, इतना टाइम मैं कपल्स को देखती हूँ, बोलते हैं कि मैं तो इसके लिए ये सब करता हूँ, वो भी बोल रही होती है कि मैं इसके लिए सब करती हूँ, पर इनको महसूस नहीं हो रहा। महसूस नहीं हो द रीज़न रहा, इज़ ये आप सबसे बड़ा किसी को रीजन है। मोहब्बत अपनी ज़बान में नहीं करते, उसकी ज़बान में करते हैं। अगर उसको सुनना अच्छा लगता है तो आप सुने, आप उसको 1000 तोहफे ला देंगे, उसको सुकून नहीं मिलेगा, उसको सुनने से ही सुकून मिलेगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो हम लव लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी एक कंपोनेंट होता है, जिसमें आप आपकी कॉन्फ्लिक्ट लैंग्वेज को लेकर आते हैं कि जब मैं गुस्सा हूँ, जब मैं नाराज़ हूँ, जब मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ। कुछ लोग होते हैं खामोश हो जाते हैं बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जिनको अभी अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आप मैरिजेस में देखते हैं, सिर्फ इसलिए होते हैं कि जल्दबाजी में एक पार्टनर कह रहा है मुझे अभी बात करनी है, उसमें जल्दबाजी में And किसी ने second one डिवोर्स is दे not दी, ready. किसी ने चीख लिया, किसी ने कुछ कर लिया, और एक पार्टनर बिल्कुल खामोश होना चाहता है। जब ये एक्सपेक्टेशन प्री मैरिटल काउंसलिंग में Set एक्सपेक्टेड हो होती जाती हैं, हैं। आपको पता होता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर और हिम, Yes. तो आप में टॉलरेंस खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम इन दो फैक्टर से टॉलरेंस बढ़ा देते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम प्री मैरिटल काउंसलिंग और अदरवाइज भी बताते हैं, इसके मैरिज व्हेन लूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ नॉट देयर एनीमोर। अगर आपने गुस्से में या आपने रिलेशनशिप के बीच में अगर आपने अपना रिस्पेक्ट का दायरा खो दिया ना, तो मैरिज की फाउंडेशन हिल जाती है। इट इज़ नॉट द फाउंडेशन ऑफ लव, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिस्पेक्ट। तो हम वो भी सिखाते हैं कि इवन इन योर बैड टाइम्स, इवन इन योर एंगर टाइम्स, हाउ डू यू नीड टू मेंटेन द मिनिमम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर, ताकि आप रिलेशनशिप को वापस, जब देखें बहुत सारे झटके के बाद रिलेशनशिप फिर खड़ा होता है, जब वो खड़ा हो ना तो उसकी बेस वहीं पर हो, उसकी रिस्पेक्ट की बेस वहीं पर हो, बाकी कुछ जो हिला है वो आप बढ़ा सकते हैं। उसकी बेस खराब जब हो जाती है ना, देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि अब ये चली नहीं, आप इज्जत ही नहीं महसूस करते किसी रिलेशनशिप में, तो आप वो आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। कभी कभार लव मैरिजेस वाले लोग भी आते हैं कि हमारे तो 8-8 साल के रिलेशनशिप हैं, लेकिन जब आप उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछो, उनको वो नहीं पता होते। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होती, इसमें बात अंडरस्टैंडिंग की होती है कि हम कभी कभार खुद सेल्फ अवेयर नहीं होते। तो जब हम ही अवेयर नहीं है तो शायद हमारा पार्टनर भी नहीं होगा। तो बट एटलीस्ट यू कैन it is ट्राई more एंड willing नाउ to यू know. हैव एवेन्यू। Yes, ये तो yes. बहुत अच्छी, मतलब मैं हमेशा यही सोचती थी आमना कि क्या होता होगा, क्या कंपोनेंट्स होंगे, और जैसे तुमने लव लैंग्वेज वाली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली yes. बात की, लाइक दिस इज सो इनसाइटफुल एंड आई थिंक दिस शुड बी अ मैंडेटरी थिंग। हमारे बस चले, हम तो वाकई ये चाहते हैं कि तो बाय आपको लॉ ये लगा देना चाहिए कि आपके पास 2 महीने 1 महीने का एक पीरियड हो जिसमें यू जरूरी है। गेट टू नो ईच अदर इन द राइट फॉर्म, सो दैट यू आर रेडी फॉर द एक इंस्टीट्यूशन जिसको हमारे यहाँ फॉरएवर के नाम से Yes. डोनेट किया जाता है कि देयर इज नो एग्जिट, देयर इज नो, देन आई थिंक सो आपको उसके लिए प्रिपरेशन सिर्फ कपड़े जूते और आइडियाज और खाने बनाने से नहीं होनी चाहिए, वो साथ रहने और मुश्किलों को कैसे साथ बर्दाश्त करनी है उसके बारे में क्योंकि होनी अगर हम चाहिए। बड़ी पिक्चर को भी देखें तो वो सिर्फ मियाँ बीवी तो नहीं है, वो आगे माँ बाप बनने वाले बिल्कुल, हैं, पूरी बिल्कुल फैमिली ऐसा को ही। लीड करना है। अगर बेस ही हिली हुई होगी तो फिर फैमिली क्या नहीं खड़ा जनरेशन कर सकते। निकलेगी, वी इसीलिए ऑल फिर नो। आप देखते हैं यही वो बच्चे हैं जो हम फिर उनको अलग बिहेवियर्स इश्यूज हाँ, होते उनके हैं, अलग फिर वो traumas साइकिल होते हैं। चलती रहती है, तो हम ये जनरेशन बाय जनरेशन गुजारते So रहते हैं। you are very confident that we can break this generational cycle जो We vicious can वाली है through definitely this break this cycle through understanding yourself and your partner before you actually step into this relationship. Exactly. So I think so, yes, this can be more than successful if we actually try and do this. एक जो टॉपिक है, जो एक एक्सपेक्ट है शादी को लेके, जिस पे मुझे लगता है कि लोग बात नहीं करते क्योंकि ये एक टैबू है, किस तरह से बात नहीं करनी है कुछ भी, बट आज हम करेंगे बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ नीड ऑफ टाइम। वो ये है कि जब शादी हो रही होती है तो फिज़िकल इंटीमेसी को लेके जो गाइडेंस आती है एक लड़के की तरफ या लड़की की तरफ, या तो वो मीडिया आउटलेट्स की तरफ से आई हुई होती है जो आई एम नॉट श्योर वो कितनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है, या फिर लड़के के फ्रेंड उसको गाइड कर देते हैं, लड़की की फ्रेंड गाइड कर देती हैं। गॉड फॉरबिड अगर वो गाइड करने वाला ही गलत है या उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी लाइफ में ही कुछ मसले हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ अ कपल। डू यू थिंक कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं? Finish, this is spot on. This can be highlighted as one of the very crucial
पॉइंट्स ऑफ मैरिज। फिजिकल इंटीमेसी के बारे में वाकई हमारे यहाँ कोई बात नहीं करता, ये बहुत ही अनकवर टैबू है जो आप सबको पता है, बट आप सब में से कोई भी उसको एड्रेस नहीं करना चाहता। फिजिकल इंटीमेसी इज वन ऑफ द ह्यूज प्रिडिक्टर ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास इतने अनरियलिस्टिक आइडियाज हैं इंटीमेसी के। हम पैदा ही होते हैं बॉलीवुड ड्रामास देख के या फिर वो मूवीज देख के या हॉलीवुड ड्रामास और मूवीज देख के, एक अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक आइडिया है इंटीमेसी का, और हम उसके साथ जाते हैं। या तो बिनिश ऐसा भी होता है हम बिल्कुल नो एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं। औरतों को पता ही नहीं है कि क्या होना है, क्या एक्सपेक्टेड है, मर्दों को अंदाजा ही नहीं है कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, एंड दिस बिकम्स अ डिजास्टर ऑफ मैरिज, बिकॉज देन हम ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं कि ये ये मैरिटल रेप हो गया या ये फोर्स था। ये रिलेशनशिप तो ये रिलेशनशिप के पोस्ट ये बात होनी ही नहीं चाहिए अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। प्री मैरिटल काउंसलिंग का एक ह्यूज कंपोनेंट होता है जिसमें फिजिकल इंटीमेसी से यूज टू कराया जाता है। इसका मतलब इस आइडिया से यूज टू कराया जाता है कि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। इट इज नॉट अबाउट वन जेंडर, इट इज अबाउट बोथ एज वेल। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू मेन एज वेल। यस, ये एक्सपेक्टेशन सेट की जाती है कि आप इससे क्या हासिल कर सकते हैं, आपको क्या मिलेगा। दिस इज नॉट ओनली अबाउट कि आपने किसी को सर्व करना है, दिस इज अबाउट टुगेदरनेस, कंपैशन को देखें। जैसे हम साथ मिलके खाना खाते हैं, उसका एक अलग असूल है, साथ मिलके सोते हैं साथ, ये सब एक पार्ट है। तो इंटीमेसी इज अ पार्ट ऑफ हाउ डू यू डू थिंग्स टुगेदर, इट इज नेवर अबाउट वन जेंडर। मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है, मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। उसको किसी ने गलत ही गाइड किया एंड दे वर लाइक यू जस्ट हैव टू बी सबमिसिव। दैट गर्ल एक्चुअली वेंट थ्रू पेन, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इससे किस तरह से जो है ये वॉइस आउट कर सकती है। शी इज लाइक दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, शी हैज टू बी सबमिसिव एंड दैट्स इट। बिनेश, बहुत सारे आइडियाज हैं, ये तो आप एक आइडिया बता रहे हो, बहुत सारे आइडियाज हैं जो औरतों को बताए ही नहीं जाते, और वो हमारे पेरेंट्स ही भी कभी भी नहीं बताते। मैं वो बता रही हूँ, आप मैरिज को सिर्फ इतना जूते कपड़े और शादी तक रख देते हैं, आप उसको नहीं बताते कि बेटा घर जाने के बाद दिस इज ऑल्सो इज अ ह्यूज कॉम्पोनेंट ऑफ मैरिज। प्रॉब्लम ये भी है, एजुकेशनल लेवल जो है ना हमारे मर्दों का रिगार्डिंग फिजिकल इंटीमेसी एंड औरतों का हैज अ ह्यूज डिफरेंस। मर्दों के पास इसकी एक्सेस इन्फॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कह रही औरतों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास भी बहुत करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बट करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन करेक्ट नहीं है। बच्चियों को बताया जाता है अच्छा तुम मना कर दोगी तो ये गुनाह है, ये कर। हमें नहीं बताया जाता कि उस मना करने उससे पहले उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, वो एक्सपेक्टेशन आपके पास कैसे। और अगेन बिनिश, ऑन द टॉप ऑफ द मोस्ट थिंग, वो रिस्पेक्ट और इज्जत का रिश्ता है। तो उस रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ आप फिजिकल इंटीमेसी को अप्रोच करते हैं। आप किसी ऐसी तरीके से अप्रोच नहीं करते कि वो कोई ऑब्जेक्ट है या आप कोई ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक सो फिजिकल इंटीमेसी इज अ ह्यूज कॉम्पोनेंट जिसकी नो इन्फॉर्मेशन होती है कभी कभार लोगों के पास, या बहुत अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है। एक चीज़ जो मुझे और देखने को मिलती है वो ये है कि मेंटल स्टेबिलिटी स्पेशली गर्ल्स वो थोड़ी मिसिंग हो जाती है। अगर शादी कोई ऐसे ख़तरनाक मोड़ पे है, ऐसे कौन सी चीज़ है जिस पे एज अ वुमेन, एज अ गर्ल यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन इट कम्स, व्हेन डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं या कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है जिसको रिजॉल्व करने के लिए आपकी अपनी स्टेबिलिटी ज़रूरी है। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मैं आपको बताऊं, हम वुमेन ना ओरिजिनली बाय बर्थ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है। सो हमारा एक इमोशन है जिसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होता, वो होता है गिल्ट। इसका क्या मतलब है, जब हम ऐसे कल्चर में रहते हैं ना, जैसे हमारा बहुत इमोशनली ओरिएंटेड कल्चर है, बहुत कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, इस कल्चर में ना बच्चियों से एक अलग एक्सपेक्टेशन से उनको ग्रो किया जाता है कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारे पास ये होना है। इस चक्कर में हम उसको एक एस्पेक्ट में बहुत ट्रेन करते हैं, हम उसको स्टेबिलिटी में नहीं करते। हम उसको नहीं बताते कि बेटा मुश्किल वक्त आए तो तुम देयर इज एन एग्जिट। नोबडी इज आस्किंग कि आप मैरिज में घुसो ये सोच के, पर देयर हैज टू बी एन एग्जिट हर चीज़ के लिए। हमें जब ये मजबूरी, अगेन वही वाली बात है, डेस्परेशन है ना, मजबूरी में अगर आप किसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसका तो डिस्ट्रक्शन ही है। आपको दो स्टेबिलिटी जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए, एक उसकी फाइनेंशियल एंड एजुकेशन होनी चाहिए, राइट सेट, और उसकी मेंटल स्टेबिलिटी। अ लॉट ऑफ टाइम्स नहीं होती है आपके पास एजुकेशन, आपके पास नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, आपके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अपने लिए फैसला कर सकें। आप बता सकें कि मैंने अपना राइट इनपुट दे दिया, अब अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा तो मुझे एक अब्यूजिव टॉक्सिक मैरिज में नहीं रहना। आई कैन गो आउट
and can start from scratch. एक चीज़ जो अभी भी मुझे तुमसे पूछनी है वो ये है कि हम रेड फ्लैग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि ये रेड फ्लैग्स हैं, वो इतना कॉमनली ये टर्म यूज़ किया जाता है, मुझे लगता है कि कभी कभी लोग उसको गलत Overly तरीके से use भी ले करते हैं। लेते हैं। तो यार आज थोड़ा सा इसको सही तरीके से बता दो कि लड़के में भी या लड़की में भी ऐसे कौन से सिग्नल्स या रेड फ्लैग्स वाकई हो सकते हैं जिस पे अलर्ट पे आ जाना चाहिए ऑपोजिट पार्टी को। देखिए, एज अ थेरेपिस्ट तो मैं आपको एक बात बहुत ऑनेस्टली बता सकती हूँ कि ये रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, ब्लू फ्लैग्स, ये मोस्टली झंडे। आपको हाँ, ये आपको बहुत दफ़ा तभी पता चलते हैं जब आप एक इंसान को उस सिचुएशन के अंदर देखते हैं, हाँ। ठीक है? और ये बहुत वेराई कर सकते हैं, आप लिस्ट बना सकते हैं। मैं एज अ Yes. थेरेपिस्ट आपको 8-9 चीज़ें दे सकती हूँ, पर वो हर कॉन्टेक्स्ट में अलग तरीके अलग से यूज़ होगा, होती हैं। इसीलिए हाँ। मुझे लगता है ये आइडिया ऑफ रेड फ्लैग्स और ये इसको बहुत देख के इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ में आप लेबल नहीं कर सकते ये रेड फ्लैग है या ये ब्लू फ्लैग है। लेकिन ये बिल्कुल होता है, जैसे हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करें तो हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं जो कि कपल के लिए होती हैं। हम उनको बताते हैं कि इस एक्टिविटी के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं ऑनेस्टी, इसमें हम टारगेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन, इसमें हम टारगेट कर रहे हैं टॉलरेंस। यहाँ पर आप ज़रूर ये देख सकते हैं, देखें मुझे एज अ पर्सन पता है कि मैं इमोशनल हूँ, मुझे इमोशन नीड्स चाहिए होती हैं। अब एक एक्टिविटी हो रही है जिसमें मैं अपने सुन रही हूँ, मेरा पार्टनर हर दफ़ा ये बता रहा है कि इमोशंस की उसकी नज़र में वैल्यू है ही नहीं, या वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है लाइफ में। ये मेरे लिए एक इंडिकेशन होनी चाहिए कि डू आई वांट दिस इन लाइफ और नॉट, राइट? इट कैन बी प्रिडिक्टेड। देखिए, मैरिज के बाद जब वो आपकी नीड्स को पूरी नहीं करेगा ना, तो हम बोलेंगे रेड फ्लैग था कि वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, वो इमोशंस को नहीं देखता, या ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है लड़की, वो इमोशंस को नहीं देखती। प्री मैरिटल काउंसलिंग में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इमोशनल अटैचमेंट को देखना शुरू करते हैं, आप आइडियाज़ ऑफ चिल्ड्रन को, एक ये बहुत ह्यूज कंपोनेंट होता है जिसमें आपको पता चलता है कुछ हस्बैंड्स आपको बोल रहे होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी इंटीमेसी को बच्चों से कनेक्ट नहीं करते, कुछ सिर्फ करते हैं कि व्हेनेवर वी स्लीप वी हैव टू हैव अ चाइल्ड। exactly. ये वाले ये वो फ्लैग्स हो सकते हैं जो आप देखें कि मेरी अगेन उनको फ्लैग्स की जगह अगर हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं ना, Yes. कि आप देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेशन मैरिज से और मेरी तो बहुत डिफरेंट है। मैं तो सोच रही हूँ 4 साल मैं इसके साथ एंजॉय करूंगी या करूंगा, फिर मैंने ये देखना है। उसका आइडिया ही डिफरेंट है। वो तो कह रहा है कि नहीं, तुम आओगी, तुम्हें मेरे पेरेंट्स के साथ ये करना है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इसीलिए कॉन्वर्जेशंस एंड समटाइम्स हार्ड कॉन्वर्जेशंस बिफोर मैरिज इज़ इम्पॉर्टेंट। एक ह्यूज रेड और ग्रीन और जो भी साइन है मैं आपको बताऊं, वो हो सकता है आपका पार्टनर विलिंग ही ना हो मुश्किल कॉन्वर्जेशंस करने के लिए। देयर कैन बी फिजिकल इंटीमेसी, देयर कैन बी फैमिलीज, देयर कैन बी मदर्स, देयर कैन बी मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, देयर कैन बी रेप, देयर कैन बी सो मेनी कॉन्वर्जेशन जो पार्टनर्स नहीं करना चाहते। वो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन, ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन से भागते हैं। तो ये आइडिया होना कि अगर ये आज विलिंगनेस नहीं है तो क्या ये 6 साल बाद होगी, जब मैरिज का हनीमून पीरियड डाउन होता है और रियलिटी और कमिटमेंट का पीरियड शुरू होता है। क्या ये उस वक्त रिलायबल रहेगी? क्या मैं उस वक्त खुशी को देख सकूंगी? हम सिर्फ मैरिज के कर्फ्यू देते हैं हनीमून पीरियड तक। थैंक यू सो मच आमना फॉर गिविंग अस सच वैल्यूएबल इनसाइट्स, और हम इस बात पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि प्री मैरिटल काउंसलिंग वेरी मच नेसेसरी। आप माइयों की तैयारियां करें, आप मेहंदी की तैयारियां करें, कपड़े लें, जूते लें, बहुत सारी तैयारियां करें, कोई किसी ने आपको मना नहीं किया, बट प्लीज़ रियलाइज दैट मैरिज इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्री मैरिटल काउंसलिंग। आइडियली आमना कितना टाइम पहले लोगों को देखना चाहिए? शादी के कुछ महीने पहले आई थिंक सो ये हो जाना चाहिए। क्यों? रीज़न इज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स ये प्री काउंसलिंग के बाद आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कि शायद ही नहीं चल सकती। तो ये ना हो कि आप बिल्कुल आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये, तो वो कुछ पहले हो कि अगर आपने कोई डिसीजन बनाना है या आपने चेंज प्रेडिक्ट किया है कि अच्छा ठीक है ये मुझे नहीं ठीक लग रहा, यू बेटर इट एंड देन वी कैन डू इट, तो उस चेंज का टाइम हो। तो आई थिंक आइडियली बेटर होता है कि 4-5 महीने पहले हो रहा हो। लेकिन दैट डजेंट मीन कि अगर आपकी दोस्त 2 महीने में शादी है तो आप बोलें कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू इट बिफोर। लेकिन अगर आप बहुत प्लान कर रहे हैं तो इट्स आइडियली बेटर कि आप 3-4 महीने पहले करें। Definitely. Thank you so much. Thank Get you in so touch with good people like Amna who can guide you through this so that you can actually have real perks of marriage. Thank you so Thank much, you so Amna. much, Manish, for Again, talking. Jazakallah. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.